देखो ये बात हो गई। पहाड़ी लोग कैसे करते थे, झूम कैसे करते थे। ये करसी किया करते थे, ठीक है। फिर देखो 5 नंबर का प्रश्न, इस्तेमारी बंदोबस्त कब, कहां और किसके द्वारा लागू किया गया। तो इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल में लागू किया था सबसे पहले। तो ये भी याद रखो, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहां हुआ, बंगाल। ठीक। देश से जान जा चुकी थी, ये किस संदर्भ में कहा गया है। देश से जान जा चुकी थी, ये किस संदर्भ में कहा गया है। देखो सुनो, अवध का विलय, अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने, मैंने बताया था, एक व्यापक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, व्यापक सिद्धांत, ठीक है। व्यापक सिद्धांत के दो भाग थे, एक तो गोद निषेध और एक कुशासन का आरोप। एक तो गोद निषेध और कुशासन का आरोप। गोद निषेध के तहत उन्होंने 5 रियासतों को का विलय कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इसमें सतारा, बघाट, उदयपुर, संबलपुर ये थी, झांसी, ये तो गोद निषेध के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया इनको। अब अवध था ना, अवध, अवध का विलय किया गया कुशासन का आरोप लगाकर। जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, कौन था, वाजिद अली शाह, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया, भाई ये ढंग से शासन नहीं चला रहे हैं, जनता में प्रसिद्ध नहीं है, ढंग से शासन नहीं चला पा रहे हैं। ये आरोप लगा के अवध का विलय कर लिया गया और उनको अवध से, लखनऊ से निर्वासित कर दिया, निष्कासित कर दिया। जब नवाब वाजिद अली साहब लखनऊ से कलकत्ता के लिए जा रहे थे, ठीक है, तब मतलब पूरे लखनऊ में जितने भी थे, यूं कह रहे हैं भाई कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां मातम नहीं मनाया गया हो। सारे लोग दुखी थे, सड़कों पे लोग रो रहे थे, धो रहे थे, ठीक है। तो जो रो रहे थे उस संदर्भ में ये बात कही गई थी, देश से जान शहर की काया बेजान थी, देश से जान जा चुकी, ठीक है। ये याद रखना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के संबंध में ये बात कही गई है ना, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ठीक। अवध का विलय भी याद रखना, ठीक है। वो डलहौजी क्या कहा था कि तेरे गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये तेरी गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। और उन्होंने अवध का विलय कर लिया। अवध का विलय क्यों किया, क्योंकि वहां एक तो नीली खेती खूब होती थी, कपास खूब होती थी, तो एक मतलब उत्तर भारत का एक बड़ा व्यापारी केंद्र बनाना चाह रहे थे अंग्रेज उसको, ठीक है। तो देखो ये बात ये हो गई। 8 नंबर का प्रश्न देखो, ये 7 नंबर का, अवध का विलय कब और किसने किया। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1856 में। वो सबने करीब करीब मतलब वो इक्के दुक्के का, ठीक है, सबका गलत है प्रश्न, ऐसे कि मैंने बहुत बढ़िया से बताया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा कर अवध का विलय किया था, ये बात हुई थी ना, और तुमने आधों को निकल किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अंग्रेज अवध पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो अवध वाला इलाका था ना, वो नील और कपास की खेती के लिए उत्तम था, बहुत अच्छी कपास नील होती थी वहां। और अवध को मतलब उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना चाह रहे थे अंग्रेज, ठीक है। इसलिए उन्होंने अवध के ऊपर कब्जा किया, हमेशा ही ललचाई नजरों से देखते रहते थे अवध को। प्रश्न नंबर 9, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता था, अवध को। ये बंगाल की आर्मी में जितने भी जो सैनिक भर्ती किए गए थे ना, वो करीब करीब ज्यादातर अवध से थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में दक्कन दंगा आयोग से आप क्या समझते हैं। देखो अपन ने बात की भाई दक्कन दक्षिण भारत में दंगा हुआ था
साहूकारों के और किसानों के बीच में। ठीक, कोई सूपा गांव था, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और दक्कन दंगा क्यों हुआ ये बात मैंने बता दी। भाई जो रेतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, रेतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, तो उसमें लगान की दरें काफी ऊंची थी। जब किसान बेचारे लगान नहीं चुका पाए, जब लगान नहीं चुका पाए, उन्होंने देखा यार लगान नहीं चुकाएंगे अपन, लगान बढ़ता चला जाएगा तो हमारी जमीनें हैं वो छीन ली जाएगी। तो उस लगान को चुकाने के लिए कहाँ चले गए, साहूकारों के पास चले गए। साहूकारों से पैसा उधार लिया ब्याज पर, तो साहूकारों ने ऊंची दर पे ब्याज लगाया और ब्याज लगाया, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया। जब वो लगान उनको दोबारा पैसा नहीं मिला और जो ऋण पत्र साहूकारों से मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया, तो किसानों ने क्या किया, उनके बही खाते जला दिए, घर बार जला दिए। साहूकार साहूकार गांव छोड़ छोड़ के भाग गए। ठीक है, उसको दक्कन दंगा कहते हैं। ठीक, तो उस दंगे की जांच करने के लिए एक आयोग बैठाया था। उस दंगे की जांच करने के लिए एक आयोग बैठाया था। उसने जो रिपोर्ट दी ना, तो वो आयोग बैठा था, उसको दक्कन दंगा आयोग कहते हैं। और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो लगान की दरें तय की गई थी, ऊंची दरें तय की गई थी ना, उसको जिम्मेदार नहीं माना। उन्होंने जिम्मेदार माना साहूकारों को। सारी गलती किसकी है, साहूकारों की है। जबकि वास्तविकता ये थी सारी गलती ब्रिटिश सरकार की थी, क्योंकि उन्होंने जब रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था उस समय लगान की दरें थी ना वो काफी ऊंची थी, काफी ऊंची थी, जिनको किसान नहीं चुका पाया। ठीक है, तो ये दक्कन दंगे की बात हो गई। देखो पांचवी रिपोर्ट के बारे में लिखो। पांचवी रिपोर्ट क्या थी, देखो ब्रिटिश संसद में हर साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, तो उसके जो क्रियाकलाप थे, उसको जो प्रशासन करने का तरीका था, उसके संबंध में रिपोर्ट पेश की जाती थी। और ऐसी रिपोर्ट थी 5वें नंबर की। ये ऐसी रिपोर्ट थी 5वें नंबर की, जो प्रवर समिति ने तैयार की थी। ठीक है, याद रखना, ब्रिटिश सरकार के क्रियाकलाप, जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं, उसके बारे में तैयार की गई थी 5वीं रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 5 रिपोर्ट। फिर देखो प्रश्न नंबर 12, हल और कुदार के संघर्ष से क्या आशय है। हल और कुदार के संघर्ष की बात हो गई। भैया हल संथालों का प्रतीक था और कुदाल पहाड़ियों का प्रतीक था। उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, संघर्ष होने का कारण मैंने बता दिया। भाई पहाड़िया लोग जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उस इलाके में झूम कृषि करते थे और जंगलों में रहते थे। और उन पहाड़िया लोगों को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने जो व्यवस्थाएं थी दायरे में लाने का प्रयास किया। जब ब्रिटिश सरकार असफल रही तो उन्होंने उस इलाके के ऊपर संथालों को बसाना शुरू कर दिया, और जो क्षेत्र चिन्हित किया गया उसको दामिनी पोगा गया था। ठीक है, जब संथाल वहां आने लग गए, बसने लग गए, तो वहां पहले पहाड़िया रहते थे, तो आपस में उनमें संघर्ष हो गया, क्योंकि पहाड़िया क्या करते थे, कुदाल से खेती करते थे। तो कुदाल पहाड़िया उनका प्रतीक था और हल संथालों का प्रतीक था। उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको हल और कुदाल का संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसमें अंततः विजय किसको मिली, संथालों को मिली। अब देखो बंगाल में जमींदारों की जमींदारियां नीलाम होने के क्या कारण थे, जमींदारियां नीलाम क्यों हो गई। बंगाल की बात अपन ने की। भाई बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद में उन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, जब और इस्तेमारी बंदोबस्त सीधा किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदारों को इलाके दिए गए थे लगान इकट्ठा करने के लिए। भाई आप इस इलाके से लगान इकट्ठा करोगे। बात हो गई, एक तो लगान नहीं चुकाने के कारण, एक तो लगान की दरें काफी ऊंची थी। लगान की दरें काफी ऊंची थी, स्थायी थी ना ये, भाई आगे बढ़ाने का चारा नहीं था। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई ये परमानेंट रहेगी, आगे हम इसको कभी नहीं बढ़ाएंगे, इसको कभी नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए उनको ऊपर तय किया गया था। एक बात। दूसरी बात है, शुरुआत में उत्पादन भी कम था, उत्पादन की रेटें भी कम थी, और रेटों के साथ साथ फिर अकाल पड़ गए, जिसके कारण किसान लगान नहीं चुका पाए। अब जब किसान लगान नहीं चुकाएगा, जमींदार कहां चुकाएगा। भाई जमींदार किसान से लेके तो ऊपर देता था, तो किसान लगान नहीं चुका पाए, जमींदार भी नहीं चुका पाए। इसके कारण जमींदारों की जिम्मेदारियां नीलाम हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो संथालों ने विद्रोह क्यों किया, संथालों के विद्रोह का क्या कारण था। अपन ये बात कर ली, भाई जो संथाल थे ना, बंगाल से आके दामिनी में रहने लग गए, बढ़िया जमीनें साफ कर ली उन्होंने, और जमीनें साफ करने के बाद में खेती बाड़ी करने लग गए। गेहूं चावल के खेत लहलाने लग गए, बढ़िया। जब लहलाने लग गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे उनके ऊपर लगान लगाना शुरू कर दिया, और लगान की दरें
बढ़ाने लग गए। जब लगान की दरें बढ़ाने लग गए और लगान जब नहीं चुका रहे तो साहूकारों के पास जाने लगे, तो साहूकार पैसा ऊंची दर पे, ऊंची ब्याज दर पे उनको पैसा देने लगे। जब पैसा नहीं चुका रहे थे तो वो जमीनें हड़पने लग गए। साथ ही जो जमींदार लोग थे वो भी ये दावा करने लगे भाई दामिने को तो हमारा है, इसके ऊपर हम अधिकार करेंगे। इस कारण से अंग्रेजों के बीच में और संतालों के बीच में 1855-56 ईस्वी में संघर्ष हुआ। और संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? श्री हनुमान जी, कानूमान जी ने। ठीक है, ये कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगान लगाना। दूसरी, साहूकारों द्वारा ऊंची दर पे ऋण उपलब्ध करवाना और फिर जमीन हड़पने का प्रयास करना। साथ ही जमींदारों के द्वारा भी दामिनी को के ऊपर अपना दावा ठोकना। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब देखो, अवध द्वारा अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण देखो, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, जो दरबारी संस्कृति थी ना, बंद कर देते, दरबारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसमें जो दरबार में काम करने वाले काशी थे, कुम्हार थे, नाई थे, सारे बेचारे बेघर हो गए। ठीक है, साथ ही जो जमींदार लोग थे उनकी जो पुरानी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। उनके पास भी छोटे छोटे दरबार हुआ करते थे, वहां भी वो सारे लोग काम करते थे, वो भी सारी चीजें समाप्त हो गई। जो पुराने जो कृषि संबंध थे वो सारे समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये बात ये हो गई। अब देखो प्रश्न नंबर 16, 1800 क्रांति में सामल के योगदान के बारे में लिखो। सामल ने क्या योगदान दिया था? सामल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना था, वहां का रहने वाला जाट समुदाय का था। ठीक है, तो उन्होंने जनता को मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठा किया। साथ ही लोगों में ये भी विश्वास था कि भाई इनमें जादुई शक्तियां हैं, इनमें जादुई शक्तियां, करिश्माई शक्ति है। तो उन्होंने ऐसे इस आधार पर लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध 1800 क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पाठ हो गए, 2 पाठ।